हेलो बच्चों। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि चाहे वो सीजीपीएससी की परीक्षा हो चाहे व्यापम की परीक्षा, सभी में हिंदी ग्रामर का अच्छा खासा वेटेज होता है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि हिंदी ग्रामर का नॉलेज उससे आपका होगा, आपका जितना नॉलेज होगा आप उतना वहां पर डील कर पाएंगे। लेकिन जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दिलाते हैं तो आपकी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि आयोग ये भी चाहता है कि आप आपके ज्ञान को कैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे और उनको पहुंचाने के लिए आपके क्या टेक्निक्स होंगे। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आपकी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। नमस्ते, मैं हूं चित्रंजन श्रीवास और आप देख रहे हैं दिल्ली कोचिंग कोरबा का यूट्यूब चैनल। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे हिंदी पैडागोजी अर्थात हिंदी शिक्षण शास्त्र के ऊपर। इसमें मुख्य रूप से कुछ आधार बिंदु है जो हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर आते हैं। एक तरफ हम भाषा अर्जन की बात करें, एक्विजिशन की, तो भाषा अर्जन वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चा अपने परिवेश, अपने वातावरण, अपने परिवार के बीच में रहकर स्वाभाविक रूप से सीखता है। इसमें किसी विशेष एफर्ट या किसी टीचिंग एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम एक सचेत प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है, जिसमें सीखने के लिए हमको किसी संस्थान में जाना होता है, जहां पर शिक्षक आपको नियम सिखाएंगे, व्याकरण सिखाएंगे और औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप भाषा को सीख पाते हैं। दूसरा है भाषाई कौशल। आप में भाषाई स्किल या लिंग्विस्टिक स्किल किस प्रकार से डेवलप होगा, तो इसके डेवलपमेंट के 4 प्रोसेस बताए गए हैं, जिसको हम LSRW इस शॉर्ट फॉर्म से समझ सकते हैं। एल का अर्थ होता है लिसनिंग अर्थात श्रवण करना। आप सुनकर जिस भाषा को सीखते हैं वो लिसनिंग के अंदर आएगा। दूसरा, आपने जो सीखा उसको बोलने की प्रैक्टिस करना या बोलकर बताना, ये स्पीकिंग कैटेगरी में आएगा। फिर आपने जो बोला है उसको लिखी हुई चीजों को पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, ये रीडिंग कैटेगरी में आएगा। और लास्ट में हाँ, रीडिंग में आएगा। आखिरी में आता है लेखन। आपके पास जो भी अर्जित ज्ञान है जो आपने औपचारिक शिक्षण माध्यम से सीखा है उसको लिख कर दर्शाना, ये कहलाएगा लेखन के अंदर। तो कंप्लीटली इन चारों को मिलाकर LSRW के अंदर शो किया जाता है। आपसे परीक्षा में कई बार तो LSRW के बारे में भी पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसके आगे का प्रक्रिया है, अगला प्रोसेस है शिक्षण की विधियां। एक आदर्श शिक्षक बच्चों को किन किन विधियों से भाषा का ज्ञान देगा, कैसे सिखाएगा, उसकी चर्चा की गई है। सबसे पहला इसमें जो विधि है उसे कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ होता है बच्चों को पहले कोई एग्जाम्पल देना और बाद में उससे रिलेटेड नियम बताना। ठीक है, शिक्षण शास्त्र में इसी विधि को सबसे श्रेष्ठ विधि माना गया है। दूसरा विधि होता है इसके अपोजिट, निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड। इसमें बच्चों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। चौथा, आप समझ पा रहे हैं, खेल विधि, अर्थात खेल खेल में बच्चों को भाषा का ज्ञान सिखाना। जैसे ए बॉक्सेस, बी बॉक्सेस और बहुत सारे टूल्स आजकल आ गए हैं, उन सब के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को भाषा का ज्ञान देना। आखिरी विधि है कहानी या कथन विधि। इसमें भाषा या व्याकरण संबंधी आपको कहानियां सुनाई जाती हैं और उसके माध्यम से आपकी भाषा की स्किल को डेवलप किया जाता है। यहाँ एक चौथा बिंदु है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन और बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। ये उन बच्चों के लिए है, आमतौर पर बच्चे, आप भी जान रहे हैं कि सबसे पहले वो घरों में ही भाषा सीखेंगे और उसके बाद फिर स्कूल्स वगैरह में जाकर नियम और व्याकरण संबंधी नियम आदि सीखते हैं। तो जो बच्चे घर से पहली बार स्कूल जाएंगे वो पूरी तरह व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करते, उनकी भाषा बड़ी टूटी फूटी भी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि वो स्पष्ट हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते। कारण है कि उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है। जैसे कोई सिंधी भाषा से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ी भाषा से आ रहा है, कोई मराठी भाषा से आ रहा है, तो उनकी भाषाओं में अपनी मातृभाषा की झलक ज्यादा नजर आती है। तो पहले शिक्षण शास्त्र के पहले इसको एक समस्या के रूप में देखा जाता था। बच्चों की उलाहना की जाती थी कि आप हिंदी में छत्तीसगढ़ी मिला ले रहे हो, हिंदी में दूसरी भाषा मिला ले रहे हो। लेकिन आधुनिक शिक्षण शास्त्र में
इसको एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देखा गया है। कहने का मतलब है कि इसको एक अच्छी बात मानी गई है और इसको प्रमोट किया जाता है कि इसको बहुभाषिकता कही जाती है। बच्चों को ये कहकर मोटिवेट किया जाता है कि हम हिंदी तो सीख ही रहे हैं, साथ में आप अपनी मातृभाषा भी सीख रहे हो। तो बच्चों को एकदम से डांटा नहीं जाएगा बल्कि उनकी मातृभाषा का सम्मान किया जाएगा, एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा और धीरे धीरे हिंदी के नियमों के माध्यम से उनको हिंदी भाषा सिखाई जाती है। तो समावेशी शिक्षा और बहुभाषिकता वही है जिसमें मातृभाषा का सम्मान करना भी शामिल होता है। आखिर में बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन का। इवोल्यूशन, टीचर्स वही अच्छा है जो बच्चों का सतत मूल्यांकन करे और इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि केवल परीक्षा लेना ही मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, बल्कि आपको परीक्षा लेने के बाद ये भी देखना होगा कि बच्चे में सीखने की प्रक्रिया का विकास किस कदर हो रहा है और अगर कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए रिमेडियल टीचिंग की भी अवधारणा बताई गई है कि बच्चों की परेशानी को पहचानना और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है उस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक के पास कुछ सहायक सामग्रियां भी होती हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका प्रयोग आजकल शिक्षण क्षेत्र में किया जा सकता है। इसको टीचर्स लर्निंग मटेरियल कहेंगे। इसमें बेसिकली 3 प्रकार की चीजें होंगी। एक होंगी श्रव्य, दूसरा होगा दृश्य और तीसरा दृश्य श्रव्य तीनों होगा। तो दृश्य के अंदर शामिल हो जाता है वो चीजें जो आप देख पाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए किताब हो गया और हाँ बुक्स हो गए, चार्ट हो गया, मानचित्र का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा ठीक है, बुक्स, चार्ट्स, मैप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जिसको बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पर या स्क्रीन पर देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, ये बुक्स, चार्ट, मैप या किताबें हो गए, चार्ट्स हो गए, मानचित्र, इनका प्रयोग करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा? दृश्य सामग्री के अंतर्गत। वैसे ही शिक्षक कभी कभी टेप्स या रेडियो का भी प्रयोग कर सकता है ताकि बच्चों को सुनकर ज्ञान दिया जा सके, इसको श्रव्य के अंदर शामिल किया जाएगा। और एक तीसरा मटेरियल है जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों शामिल है। इसके अंतर्गत आप टेलीविजन को यूज कर सकते हैं, लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को, या जरूरत पड़े तो कोई मूवी या कोई चलचित्र भी प्ले करके बच्चों को दिखा सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आप एक आदर्श शिक्षक बनेंगे। ध्यान रखना है कि शिक्षण शास्त्र या हिंदी शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आपको शिक्षा देना नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे प्रभावी और अर्थपूर्ण ढंग से भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ये देखना है। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।